मेरी शादी एक बहुत बड़ी बहस, मान, मनोबल और लाख समझाने के बाद जब मेरी शादी मेरी इच्छा के बिना एक सुरेश नाम के गँवार लड़के के साथ कर दी गई, तो मैं निराश मन लिए एक बहू और पत्नी के रूप में सुरेश के घर आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त सुरेश दूध लेकर कमरे में आता है और मेरे पास बैठ जाता है। तभी मैं आंख नीचे किए गुस्से में पति से कहती हूँ, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? मेरी ये बात सुनकर सुरेश बहुत उदास होता है। कुछ देर बाद सुरेश मुस्कुराकर बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तो तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। इतना कहकर सुरेश कमरे से बाहर चला जाता है। इधर मैं अचरज मन मार कर ही रह जाती हूँ कि इसने झगड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि झगड़ा हो और कलेश हो ताकि मैं उस गंवार से तलाक ले सकूं। समय बीतता गया। मुझे ससुराल में रहते 5 दिन बीत गए। मैं हर समय अपने कमरे में ही रहती, किसी से बात नहीं करती। रूम का दरवाज़ा बंद करके मैं बस मोबाइल से सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती। बॉयफ्रेंड उधर से मुझको दिमाग देता रहता ताकि मैं ससुराल में खूब कलेश करूं और अपने पति से तलाक ले लूं। और उधर सुरेश की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। माँ सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी। फिर भी माँ के चेहरे पर मुस्कान ही रहती थी। सुरेश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। सुरेश दिल का सच्चा, ईमानदार, मेहनती और एक अच्छा इंसान था। रोज सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। इस बीच मैं उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछती थी। अब तक सुरेश और मेरी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था, मगर हम दोनों अब तक एक दूसरे से दूर थे। सुरेश बहुत शांत स्वभाव का था, इसलिए वह मुझसे कुछ नहीं कहता था। सुरेश मेरी तमाम हरकतों को नज़रअंदाज कर मुझे खुद खाना परोस कर देता था। मैं सुरेश और सास के साथ बैठकर कभी भी खाना नहीं खाती थी। मैं अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। मेरे पास ससुराल में एक स्कूटी भी थी जो कि मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। सुरेश अब जैसे ही ऑफिस चला जाता, इधर मैं सुरेश के जाने के बाद स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती मिलने के लिए। सुरेश के आने से पहले ही मैं अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन सुरेश के ऑफिस की छुट्टी थी और वह घर पर ही था। इस बात का फ़ायदा उठाकर मैंने घर में कलेश करने की सोची और माँ के द्वारा बनाए गए खाने की बुराई करती हुई माँ को उल्टा सीधा बोला। ये सब देख सुरेश को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर सुरेश मुझ पर हाथ उठा देता है। यह सब देख सुरेश की माँ उल्टा सुरेश को ही चिल्लाने और डांटने लगती। इधर मुझको तो बस एक झगड़े का बहाना चाहिए था, जो कि उसे अब मिल गया था। तभी मैं गुस्से में बिना बोले स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती हूँ और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती हूँ कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना है। मैं अब उन लोगों के बीच रहना नहीं चाहती। मेरा दम घुटता है वहाँ पर। और आज तो उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर ज़रा भी अच्छा नहीं किया। तभी मेरा बॉयफ्रेंड मेरे इन हालातों का फ़ायदा उठाकर अपनी चालाक बुद्धि से बोलता है कि मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल आजकल में लगी रहती हो। तब मैंने कहा कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई तो थी, तब तुमने ही तो यह कहकर वापस लौटा दिया था कि खाली हाथ हम दोनों कहाँ भागेंगे। लड़का बोला, हाँ तो क्या कहता, मैंने तुमसे कहा तो था कि पैसे और गहने लेके आना, और तुम तो खाली हाथ चली आई मेरे पास। आखिर एक दूर नई जगह में ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, जब भी मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ तभी तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है कि हाँ, शादी के बाद ही बात करना मुझसे, और मैं तुम्हारी हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, क्योंकि शादी करके भी मैं आज तक उस गवार के पास नहीं गई, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ शादी करके मुझसे हमेशा के लिए अपना बना लो, और फिर उसके बाद अपनी मर्जी, जितना मन करे उतनी बातें करना, मैं नहीं रोकूंगी। यह सुनकर मेरा बॉयफ्रेंड बोलता है, तो ठीक है, मैं ज़रूर शादी करूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपयों का शाम तक इंतजाम करो। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम रात 10 बजे तक उस होटल में पहुँच जाना। मैंने कहा, उस गंवार के पास कहाँ होगा इतना पैसा, बल्कि मेरे पापा ने ही उसे दहेज में 3 लाख रुपए और कुछ गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस गंवार ने लॉक करके रखे हैं। मगर मैं आज जैसे तैसे अलमारी की चाबी खोज कर उसमें से पैसे निकाल कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर मैं ससुराल लौट आई। ससुराल पहुंचकर मैंने अपने पति और सास से लड़ाई की और उन पर खूब चिल्लाई। फिर भी पता नहीं क्यों सुरेश और सास कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, सब अनसुना करते रहते। तभी गुस्से में तिलमिलाहट हुई और मैं कमरे में आ गई। तभी मेरे मोबाइल पर मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था,
कल कब आ रही हो पैसे लेकर, कितना वक्त लगेगा? मैंने मैसेज का जवाब दिया, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी, इतना लिखकर मैसेज भेज दिया। इतने में सुरेश मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलता है, चलो खाना खा लो। मैंने कहा, मैं खाना तभी खाऊंगी जब मुझे इस अलमारी की चाबी दोगे। सुरेश कुछ देर चुप रहता है और कुछ सोचकर अलमारी की चाबी निकाल कर दरवाजे के नीचे से रूम में खिसका देता है। चाबी देख मैं बहुत खुश होती हूँ। सुरेश चाबी देता है और बोलता है, लो चाबी, चलकर खाना खा लो, क्योंकि मैंने और माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा, हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। मैंने कहा, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से ही खाना खाकर आई हूँ, भूख नहीं है। ये सुनकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। तब मैं जल्दी से चाबी उठाई और अलमारी खोली। अलमारी खोलते ही उसकी आंखों के सामने दहेज में मिले हुए पैसे और गहनों के साथ उन पर एक डायरी भी रखी हुई थी। मेरे मन में जानने की तीव्र इच्छा हुई, आखिर ये डायरी कैसी है, इतनी संभाल कर रखी गई है। मैंने डायरी उठाई और खोलकर पढ़ने लगी। डायरी में जो लिखा था वो पढ़कर मेरे होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, प्रिय पत्नी, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, क्योंकि हमारी शादी से पहले ही तुम्हारे पिताजी ने सब बता दिया था कि तुम किसी लड़के से प्रेम करती थी, मगर तुम्हारे पिताजी ने सब पता लगा लिया था कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। वो लड़का पैसों और हवस की खातिर पहले ही कई लड़कियों को धोखा दे चुका है, पर आपके पिताजी को आपको इस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इसका नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। उस समय तुम्हारे पिताजी कुछ भी समझाते तो तुम ना समझ पाती, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक मजबूर बाप के मुंह से अपनी बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे ये यकीन हो गया कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पाता रहूँगा। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और गहने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी है। इसी दहेज की वजह से मैंने अपनी बहन और पिता को खो दिया। अपने अंतिम समय में मेरे पिता ने मुझसे कहा था, किसी की बेटी के बाप से दहेज मत लेना बेटा। इसके अलावा उस डायरी में यह भी लिखा था कि मुझे तुम मुझसे आज़ाद हो और कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब भी तुम्हें लगे कि इस गवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके रख देना, फिर अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। ये सब पढ़ लेने के बाद डायरी के पन्ने आंसुओं से भीगने लगे। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अपने पति के इस प्रेम और सादगी को समझने लगी थी। सुरेश के लिखे हर शब्द में मेरे दिल में प्रेम और सम्मान की लहरें पैदा कर दी थी। अपनी धुंधली आंखों से आंसू पोंछते हुए मैंने डायरी का जब एक पन्ना पलट कर देखा तो वहाँ लिखा हुआ था कि प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि अपने माँ को बुरा भला बोला। कौन बेटा ऐसा होगा जो अपनी माँ को इतनी बुराई सुनेगा, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। मैं गुस्से को काबू ना कर पाया, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है और आपको मैं अपना हमसफ़र बनाकर, अपनी दुल्हन बनाकर लाया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। दिल से सोचकर फैसला करना। इतना पढ़ने के बाद मेरे हाथों से डायरी छूट जाती है। मैं फूट फूट कर रोने लगती हूँ, मानो पश्चाताप के सारे आंसुओं को निकाल रही हूँ। इतने में मेरे मोबाइल पर फिर से बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। यह देखकर मैंने गुस्से में मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया और उसमें से सिम निकाल कर तोड़ दी। डायरी में रखे तलाक के पेपर फाड़ कर फेंक दिए। अब मुझे समझ में आ गया था कि जिससे मैं अब तक प्यार करती रही थी उसे तो सिर्फ पैसों से प्यार है, जबकि सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही है, जिसने सब कुछ पता होते हुए मुझसे इतना प्यार किया और पिताजी का सम्मान रखा। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई अब तक। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और जाकर अपनी सास और पति के चरणों में गिर गई। माँ ने बहू को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। सुरेश खड़ा देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू भर आए। मित्रों, हमें अपने अतीत की सीख ले कर वर्तमान को सुंदर बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।